chemistry in everyday life exercise 4 single correct single correct. Question number 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो इस क्वेश्चन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना है. पहला ऑप्शन है सम एंटीसेप्टिक कैन बी एडिड टू अ सॉप. ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और एनसीईआरटी के अंदर इसका पर्टिकुलर एग्जांपल बिथियोनल भी लिखा हुआ है. बी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सब डिसइंफेक्टेंट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारे पास. जो अगर कोई एंटीसेप्टिक अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है तो वो एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है. ये वाला पॉइंट सही है. डिसइंफेक्टेंट आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. बिल्कुल सही है, ये वाला पॉइंट सही है. तो हमने तो नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई करना था, तो डी ऑप्शन आता है एंटीसेप्टिक मेडिसिन कैन बी इंजेस्टेड. ये वाला स्टेटमेंट अपने पास गलत हो गया, क्योंकि जो एंटीसेप्टिक मेडिसिन होते हैं उनको इनहेल नहीं किया जाता. एंटीसेप्टिक मेडिसिन जो होती हैं वो बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे अप्लाई करते हैं. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, क्योंकि डी हम लोगों ने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था. Question number 2, which is the correct statement about birth control pills. Okay. पहला स्टेटमेंट कंटेन एस्ट्रोजन ओनली. गलत स्टेटमेंट. कंटेन प्रोजेस्ट्रियन ओनली. गलत स्टेटमेंट. कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रियन डेरिवेटिव्स. बिल्कुल सही है. जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रियन दोनों का मिक्सचर हमारे पास होता है. और जो डी ऑप्शन है वो भी गलत है. डी में दे रखा है प्रोजेस्टियन इनहांस ओव्यूलेशन. ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया. तो हम लोगों ने करेक्ट स्टेटमेंट निकालना था. तो करेक्ट स्टेटमेंट आएगा सी ऑप्शन, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टियन डेरिवेटिव का मिक्सचर होता है. क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट ट्रू. एस्पिरिन मेडिसिन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. फर्स्ट, एस्पिरिन बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्योंकि जो एस्पिरिन होता है वो एनाल्जेसिक तो होता है पर वो नॉन नार्कोटिक होता है, वो नार्कोटिक नहीं होता. ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ. अब बाकी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई तो जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वही आइडेंटिफाई करना था. तो ए ऑप्शन तो अपने को क्लियर कट दिख रहा है कि ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है. पहले बी सी डी को भी फर्दर चेक कर लेते हैं. अगर बी सी डी को देखें तो बी ऑप्शन है इट इज अफेक्टिव इन रिलीविंग पेन. बिल्कुल, जो एनाल्जेसिक होता है वो पेन किलर होता है, पेन से रिलीफ दिलाता है. इट हैज़ एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन. बिल्कुल. जो एस्पिरिन होता है वो बोलते हैं खून को थोड़ा सा पतला करता है, जिसकी वजह से वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, तो इसका एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. और जो एस्पिरिन है वो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग है. ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो इसका मतलब जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर मेडिकल केमिस्ट इज. अब यहाँ पे आता है जो मेडिकल केमिस्ट है उसके लिए जब हम लोग ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे यूजफुल मेथड कौन सा होता है, राइट. तो जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो जो क्लासिफिकेशन होता है ड्रग्स का वो डिफरेंट बेसिस पे होता है. तो मेडिकल केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास. तो मेडिसिनल केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट क्लासिफिकेशन आएगा वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट. मॉलिक्यूलर टारगेट का मतलब इसके अंदर हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ड्रग है वो कौन सी जगह पे जाकर अटैक करेगा. तो जो मेडिसिनल केमिस्ट है उसके लिए ड्रग को क्लासिफाई करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो करेक्ट स्टेटमेंट को निकालना है. जो ए ऑप्शन है सम ट्रैंकुलाइजर फंक्शन बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स विच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉन एड्रेनालिन. तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जो क्योंकि जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, जो नॉन एड्रेनालिन होता है अगर उसका अमाउंट कम हो जाता है तो इंसान को डिप्रेशन हो जाता है. तो ये जो ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं वो जो एंजाइम
नॉन एड्रेनलिन को डिग्रेड कर रहे होते हैं, उनकी फंक्शन को रोक देता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। अब बी हमारे पास आता है ट्रैंक्विलाइजर्स आर नार्कोटिक ड्रग्स, ये गलत हो गया, ट्रैंक्विलाइजर्स आर नॉन नार्कोटिक्स। अब सी ऑप्शन, ट्रैंक्विलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड दैट डू नॉट अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है, क्योंकि जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो ब्रेन से रिलेटेड हैं, तो डेफिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो वो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। डी, ट्रैंक्विलाइजर्स आर केमिकल कंपाउंड दैट रिलीव पेन एंड फीवर, ये वाला स्टेटमेंट गलत। क्योंकि जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो जो मेंटली डिसऑर्डर होता है या मेंटली स्ट्रेस होता है उसको रिलीव करने के काम में आते हैं, ये पेन से रिलीफ या फिर फीवर के लिए यूज़ नहीं किए जाते। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। Question number 6. Salvarsan is a arsenic containing drug which was first used for the treatment of, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसका आंसर होता है साइफिलिस। इसके लिए हम लोग यूज़ किया जाता है। जो सबसे पहले यूज़ किया गया था सल्वर्सन, जो आर्सेनिक ड्रग है, वो सबसे पहले साइफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया गया था। अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इज एक्टिव अगेंस्ट, ओके, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और एंटीबायोटिक्स जो नैरो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, तो हमने पढ़ा है जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं या तो वो ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों में से किसी एक पे काम करते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन। The compound that causes general antidepressant action on a central nervous system belongs to class of antidepressant और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ब्रेन से रिलेटेड जो भी हमारे पास मेडिसिन होती हैं तो उनको हम लोग रखते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, कंपाउंड विच इज एडिड टू सॉप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। सॉप के अंदर बिथियोनल को ऐड किया जाता है जिसका एंटीसेप्टिक एक्शन होता है। तो 9th का आंसर आएगा डी ऑप्शन। इक्वेनिल, एक पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। जो इक्वेनिल होता है वो ट्रैंक्विलाइजर्स की तरह काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हांस लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप। तो यहाँ पे ये था भी कौन सा सॉप की लेदरिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका एग्जैक्ट आंसर आता है सोडियम रोजिनेट। एनसीईआरटी में डायरेक्टली हमारे पास गिवन है कि अगर हम लोगों ने सॉप की लेदरिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है तो सोडियम रोजिनेट को हम लोग यूज़ करते हैं। ग्लिसरॉल इज एडिड टू सॉप। ग्लिसरॉल को सॉप के अंदर इसलिए ऐड करते हैं ताकि जब हम लोग सॉप को यूज़ करें वो जल्दी से ड्राई ना हो पाए, दैट्स वाई ग्लिसरॉल को ऐड किया जाता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आएगा टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग। Which of the following is an example of liquid डिशवॉशिंग डिटर्जेंट। लिक्विड डिशवॉशिंग डिटर्जेंट का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है।
तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रिकॉल करना होगा, जो लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स होते हैं वो बेसिकली नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स हमारे पास होते हैं। नॉन आयनिक डिटर्जेंट, तो वह इसमें पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। अगर ए को देखें तो ये एनायनिक डिटर्जेंट हुआ, तो ये नहीं हो सकता। बी इज़ नॉन आयनिक डिटर्जेंट, तो बी ऑप्शन दिख रहा है अपने को। सी को देखें, ये भी आयनिक डिटर्जेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी इज़ ऑल्सो आयनिक डिटर्जेंट, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। Polyethylene glycol used in the preparation of which type of detergents? अगेन बिल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। जो डिटर्जेंट्स है वो 3 टाइप के हैं, कैटाइनिक, एनाइनिक एंड नॉन आयनिक। जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है उसकी प्रेपरेशंस के लिए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। Question number 15. Which of the following is not a target molecule for a drug function in the body? तो अगर हम लोग कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसके लिए कौन सा टारगेट मॉलिक्यूल नहीं होगा? तो ड्रग के लिए जो टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के, वो जो जिनसे बॉडी बनी होती है, लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट डेफिनेटली ड्रग इसका टारगेट मॉलिक्यूल रहता है। लिपिड इज ऑल्सो टारगेट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन इज ऑल्सो टारगेट मॉलिक्यूल्स। जो विटामिन होते हैं, तो विटामिन इज नॉट अ टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग एक्शन। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, क्योंकि जो विटामिन होते हैं वो बेसिकली बॉडी को प्रॉपरली काम करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उनकी, और उसको हम लोग फूड के थ्रू लेते हैं, राइट। तो जो बॉडी का स्केलेटन जो बना सिस्टम बना होता है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है, इसलिए उसके जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं वो ये होंगे, विटामिन नहीं हो सकते। Question number 16. Which of the following statement is not true about enzyme inhibitors? तो आइडेंटिफाई करना है एंजाइम इनहिबिटर्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला, इनहिबिट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंजाइम्स इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है यार, जो क्योंकि वो सबस्ट्रेट एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंडिंग नहीं होने देते, तो तभी तो एंजाइम्स का फंक्शन रुकता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी अपने को बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। जनरली अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन इनहिबिटर्स एंड एंजाइम्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो सी ऑप्शन ट्रू नहीं है, क्योंकि एंजाइम्स और इनहिबिटर्स के बीच में जो बॉन्ड बनना चाहिए वो वीक बॉन्ड बनना चाहिए, वीक बॉन्ड बनना चाहिए ताकि बाद में इनहिबिटर्स निकल जाए, राइट। तो अगर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो इनहिबिटर्स और एंजाइम्स तो कभी सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे, तो एंजाइम दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाएगा और अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, वीक बॉन्डिंग होनी चाहिए इनहिबिटर्स और एंजाइम्स के बीच में। अब जो डी है उसमें आता है इनहिबिटर्स कैन बी कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टू टाइप के ही इनहिबिटर्स होते हैं, तो इसका जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following chemical can be added for sweetening of food items at cooking temperature and does not provide calories? तो यहाँ पे जो सोचने वाला पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों ने आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में बात करनी है, और यहाँ पे कुकिंग टेम्परेचर, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब हाई टेम्परेचर पे वो बात कर रहे हैं और वो कैलोरीज नहीं होना चाहते प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में बात करते हैं। तो सुक्रोज और यहाँ पे ग्लूकोज तो हो ही नहीं सकते, तो इसमें से 2 ऑप्शंस हैं, एस्पार्टेम एंड सुक्रालोज, ये दोनों ही आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। पर जो एस्पार्टेम होता है वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता, तो एस्पार्टेम भी नहीं हो सकता। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। तो कौन सा फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस नहीं करते। तो चलिए देखते हैं। मिनरल्स, बिल्कुल अगर मिनरल्स होंगे तो फूड का जो वैल्यूज़ है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ती हैं, तो मिनरल्स तो नहीं हो सकते। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बिल्कुल, तो ये आंसर अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है यार, क्योंकि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उससे कोई फूड की जो क्वालिटी है या न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बढ़ती। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो इसलिए डालते हैं ताकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जनरली वो कुछ मीठा खा पाएँ। अदरवाइज मिनरल्स हो गए, विटामिन एंड अमीनो एसिड, जो A C D ऑप्शन है, इन तीनों के अगर फूड में अमाउंट होगी तो